बीए फाइनल के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल जो है हमने प्लेटो थिंकर कंप्लीट कर लिया था। 4 उसके प्रश्न थे। साम्यवाद, आदर्श राज्य, न्याय और शिक्षा। न्याय और शिक्षा जो है ऑनलाइन क्लास में हो गया था और आदर्श राज्य और साम्यवाद पहले ऑफलाइन क्लास के अंदर पूरा कर लिया गया था। तो प्लेटो पे 4 प्रश्न मेन बनते थे, जो चारों जो है मैंने करवा दिए हैं। आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया विचारक, और उस विचारक का नाम है अरस्तु। हो सकता है आप लोगों ने पहले नाम सुना हो, पर अरस्तु बहुत विद्वान व्यक्ति था। प्लेटो का ये शिष्य था। तो थोड़ा इसके जीवन परिचय पे नज़र मार लेते हैं अपने कि क्या था इसका जीवन परिचय। एथेंस का ये कोई जन्मजात नागरिक नहीं था। इसका जो जन्म है वो 384 ईस्वी पूर्व हुआ था। जब ईस्वी सन थे, उससे पहले ईसा पूर्व सन चलते थे। ईसा से पूर्व यानी ईस्वी सन से 384 साल पहले इसका जो है वो ईसा पूर्व 384 ईसा पूर्व इसका जन्म हुआ था। मकदूनिया के पास कोई तट था, वहाँ स्टेगिरा नाम की एक जगह थी, वहाँ पे हुआ। इनके पिता बढ़िया शाही चिकित्सक थे। अरस्तु का जो है पालन पोषण बढ़िया अच्छे वातावरण के अंदर हुआ था। और 17 वर्ष की आयु में प्लेटो जो है, ये अरस्तु जो है वो प्लेटो से बड़ा प्रभावित हुआ था। तो प्लेटो से बड़ा प्रभावित था, उसकी चीज़ों को देखकर ये उसकी एकेडमी में सम्मिलित हो गया। वहाँ एकेडमी में चला गया 17 साल की उम्र के अंदर ही। प्लेटो की एकेडमी, जो पहले मैंने प्लेटो पढ़ाया था, तो प्लेटो की एकेडमी में चला गया था। उसने अगले मतलब 20 सालों तक जो है वो, जब प्लेटो मरा 347 ईस्वी पूर्व में प्लेटो की जब मृत्यु हुई, तब तक वो जो है अरस्तु प्लेटो की एकेडमी में ही रहा था। प्लेटो इसकी मतलब योग्यता से बहुत प्रभावित था। प्लेटो अरस्तु की, उसको क्या कहता था, अकादमी का मस्तिष्क कहता था कि एकेडमी का मस्तिष्क है। जब प्लेटो की मृत्यु हो गई तो जो है अरस्तु मतलब ये सोच रहा था भी अब प्लेटो की जगह मैं ले लूँगा। तो एकेडमी में प्रधान बनना चाहता था, किंतु क्या है विदेशी होने के कारण उसको वो पद नहीं मिल पाए, क्योंकि वो एथेंस का नहीं था। इसलिए उसको ये एकेडमी के प्रधान होने का पद नहीं मिला और ये पद प्लेटो के भतीजे को दे दिया था। अब इससे अरस्तु थोड़ा क्या है निराश हो गया। अब इतना विद्वान व्यक्ति था, प्लेटो का मतलब चाह वाला था, तो स्वाभाविक सी बात ही कि प्लेटो के बाद में एकेडमी का उत्तराधिकार उसको ही मिलता। लेकिन उसको विदेशी मानकर भी एथेंस का नहीं है, तो उसको क्या है ये पद नहीं दिया, जिससे अरस्तु इस बात से थोड़ा निराश हो गया। तो लगभग 342 ईस्वी के आसपास जो है ना उसे मकदूनिया में बुलाया गया। मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर तो रहता था। तो मकदूनिया के राजा ने जो है ना, उसको राजा था वहाँ का फिलिप, उसने ना सिकंदर इसको अरस्तु को बुलाया। और उस फिलिप का पुत्र था सिकंदर, जिसे हम सिकंदर महान के नाम से भी जानते हैं। 13 वर्ष का था उस टाइम सिकंदर। तो उसकी शिक्षा के लिए किसको बुलाया, अरस्तु को बुलाया कि आप सिकंदर को एजुकेशन दो। अरस्तु ने 6 साल तक वहीं रहा और सिकंदर को शिक्षा दी। सिकंदर भी अरस्तु का बहुत सम्मान करता था। तो 335 ईस्वी पूर्व में सिकंदर राजगद्दी पर बैठा, तो उसने जो है ना अरस्तु का जो स्टेगिरा नामक जगह थी थोड़ी नष्ट हो चुकी थी, उसको उसने दोबारा बनवाया। जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला तो अरस्तु क्या हो वहाँ से एथेंस लौट आया और अब वो एक स्वतंत्र विचारक के रूप में अपने विचार देने लग गया। एथेंस में उसने अपना एक शिक्षालय भी स्थापित कर दिया, स्कूल कह सकते हैं जिसका नाम था लीसियम। 12 वर्ष तक उसने ये चलाया, उसका प्रधान भी बना रहा। और इसको जो है सिकंदर बड़ी हेल्प करता था इस संस्था को चलाने में अरस्तु की, तो सिकंदर का उसको सहयोग प्राप्त होता रहा। अब क्या हुआ, जब 322 ईस्वी में सिकंदर जब मर गया ना, तो वहाँ मकदूनिया जो था, पहले तो सिकंदर था जब वहाँ कोई बोलता नहीं था, तो बाद में क्या हुआ, जब जो उसकी मृत्यु हुई सिकंदर की, तो क्या हुआ मकदूनिया में क्या हुआ, उसके विरोधी दल को एथेंस में सत्ता मिल गई। जब सिकंदर के विरोधी दल को वहाँ से सत्ता मिली, तो अब वो क्या किसके पीछे पड़ गए, अरस्तु के।
और उसे ये मानने लगे भी ये जो है धर्म के प्रति अविश्वास पैदा कर रहा है लोगों में। और अब बात इसको अरस्तु को मारने तक आ गई। तो अरस्तु ने क्या है, वहाँ से भाग गया। क्योंकि उसको पता था कि सुकरात को, मैंने जब प्लेटो पढ़ाया था, सुकरात को भी इसी तरीके से जो है ना उन्होंने मृत्युदंड दे दिया था पहले यूनान में। तो अरस्तु इस बात से भली भांति परिचित था। तो उसको पता था कि अब जो है सत्ता विरोधी दल के हाथ में आ गई है, तो अब तेरे को ये मार देंगे। तो वो वहाँ से भाग गया और जाते जाते हम कह के चला गया कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। यानी दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध मतलब पहले तो उन्होंने सुकरात को मृत्युदंड दे दिया, तो अब मैं नहीं, मतलब मुझे नहीं मार पाएंगे ये, तो भाई दूसरी बार इनको अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। सिकंदर वहाँ से चला गया। उसी साल क्या हुआ कि उसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। अब ये जो मृत्यु थी, अब ये भी कह रहे हैं, कुछ तो कहते हैं कि स्वाभाविक न होकर ही इसने आत्महत्या कर ली थी। तो इस प्रकार उसका 62 वर्ष का जो है वो जीवन काल था। उसने यूनान के इतिहास में बहुत संकटपूर्ण दौर देखा था। और जो है इसने अपनी शिक्षा पद्धति के माध्यम से जो है बहुत, मतलब जैसे सिकंदर जैसे महान शिष्यों को जो है इसने बनाया था। तो ये मोटा मोटा था अरस्तु का जीवन परिचय कि अरस्तु का जीवन किस प्रकार का था। अब इसके देखो पुस्तकें कौन कौन थी। पुस्तकें थी द पॉलिटिक्स, एक पहली पुस्तक, इसकी बहुत बढ़िया पुस्तक और सबसे फेमस पुस्तक है द पॉलिटिक्स। दूसरी है द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो है ना इसने 158 संविधानों का, वहाँ पे जो संविधान चल रहे थे बाकी जगहों पे, उसमें 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। और तीसरी है एथिक्स, नीति शास्त्र। उसने जो है राजनीति से नीति शास्त्र को अरस्तु ने क्या कर दिया था, अलग कर दिया था इस पुस्तक में। तो 3 इसकी मेन पुस्तकें थी, द पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन और एथिक्स। इसकी जो पहली कृति है द पॉलिटिक्स, कई बार छोटे प्रश्न में इसको पूछ लिया जाता है। तो देखो ये जो है ये 8 भागों में पॉलिटिक्स जो है ना विभाजित है। पहले भाग में तो इसने राज्य की प्रकृति और दास्ता के बारे में बताया है। दूसरे भाग में जो है उसने जो है ना पूर्व प्रतिपादित जो सिद्धांत थे उनका ऐतिहासिक अध्ययन किया। प्लेटो का जो आदर्श राज्य जो था उस पर भी उसने विचार दिए हैं। तीसरे भाग में इसने संविधानों के विभिन्न रूप और विशेषतः राजतंत्र जो है उसके बारे में बताया है। इसके साथ साथ नागरिकता, न्याय, इनका भी वर्णन किया है। चौथे में क्या है, इसने संविधानों के वर्गीकरण करके और उनकी आलोचना भी की है। 5वें में इसने क्रांतियाँ बताई है कि राज्य में क्रांतियाँ कैसी होती हैं, इनको कैसे दूर किया जाए। 6ठे में इसने लोकतंत्र के बारे में बताया है, धनिक तंत्र के बारे में बताया है। 7वें में इसका आदर्श राज्य है। और 8वें में क्या है, विभिन्न प्रकार के संविधान, उनकी समस्याएं आदि पर विचार किए। तो ये शॉर्ट नोट्स में आपको मिल जाएगा। ये 8 चैप्टर हैं इसके अंदर। 8 चैप्टरों में ये बात कही गई है। मेन इसकी जो सबसे मुख्य कृति थी द पॉलिटिक्स थी। देखो अरस्तु जो है वो प्लेटो का शिष्य था, लेकिन प्लेटो का शिष्य था, प्लेटो से प्रभावित भी था। तो बहुत सी बातों पे तो ये जो प्लेटो के साथ बिल्कुल समर्थन में था, लेकिन बहुत सी जगह इसके विचार प्लेटो से बहुत हटके थे, बहुत अलग थे, दूसरी दिशा में था। अभी एक लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा राइट की तरफ जा रहा है। तो पहले देखें इनमें क्या सिमिलरिटी थी प्लेटो और अरस्तु में। दोनों ही जो है ना वो यूनान के जनजीवन में जो अनैतिकता, अराजकता फैली हुई थी, इसका जो है अंत करना चाहते थे। क्योंकि प्लेटो भी दार्शनिक राजा के माध्यम से चाहता था। तो जो अनैतिकता यूनान में फैली हुई थी, अराजकता फैली थी, उसको दूर करने का दोनों ही चाहते थे। तो पहली सिमिलरिटी ये थी। दोनों ही जो है ना इस बात में विश्वास करते थे कि सद्जीवन की प्राप्ति केवल अच्छी प्रणाली से ही संभव हो सकती है। अच्छा जीवन अच्छी प्रणालियों से, अच्छे तरीक़ों से ही अच्छा जीवन प्राप्त हो पाएगा। तो दोनों ये बात आज भी वैसे के वैसे लागू है कि आपको अपना जीवन अच्छा करना है, सद्जीवन करना है, तो आपको तरीके भी अच्छे ही अपनाने पड़ेंगे, बढ़िया कार्य करने पड़ेंगे। अच्छे कार्य करोगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, जीवन भी अच्छा होगा। तो दोनों ही इस बात को मानते थे। दोनों ही जो है नागरिकता को सीमित करने के पक्ष में थे। जैसे नागरिकता, अब नागरिकता एक बड़ा टॉपिक है। जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हमें नागरिकता किस किस आधार पर मिल सकती है।
तो वैसे ही नागरिकता के पक्ष को ये सीमित करना चाहते थे, सारे लोगों को नागरिकता देने के समर्थन में नहीं थे। प्लेटो भी कुछ लिमिटेशन लगा देता था, अरस्तु भी इसका आगे प्रश्न करेंगे नागरिकता का, तो उसमें बताएंगे भी वो क्या किन लोगों को नागरिक जो है मानता था। दोनों ही नागरिकता को सीमित करने के पक्ष में थे, हर किसी को नागरिकता देने के पक्ष में नहीं थे। दोनों का जो है वो राज्य की समस्याओं पर नैतिक दृष्टिकोण से विचार करते थे। नैतिक, जैसे प्लेटो ने जो बताया मैंने, शिक्षा का दृष्टिकोण नैतिक था, न्याय का दृष्टिकोण नैतिक था, अरस्तु भी इस तरीके से जितने भी राज्य की समस्याएं थी उनको नैतिक दृष्टिकोण से दूर करना चाहता था। प्लेटो और अरस्तु दोनों ही प्रजातंत्र की आलोचना करते थे। प्लेटो भी प्रजातंत्र को अच्छा शासन नहीं मानता था और अरस्तु भी जो है वो प्रजातंत्र की आलोचना, इसको भीड़ तंत्र कहता था वो। तो ये भी जो है दोनों लोकतंत्र पे समर्थन में दोनों ही नहीं थे। दोनों इस बात में विश्वास करते थे कि राज्य की उन्नति और विकास के लिए जो राजा हैं, ये शासक हैं, उनको शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। तो प्लेटो भी यही मानता था, उसने शिक्षा, मैंने आपको प्रश्न पूरा करवाया है अभी, तो वो शिक्षा के माध्यम से दार्शनिक राजा का निर्माण करना चाहता था। अरस्तु भी जो है ना वो शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता था कि शासक जो हैं उनको शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। अब ये तो देखो दोनों बिल्कुल, दोनों जो हैं वो इस बात, किन किन बातों में सहमत थे, लेकिन बहुत से जो हैं बातें थी जिन पे क्या है दोनों के विचार जो है ना वो टकराते थे, एक दूसरे से ये सहमत नहीं थे। पहला तो ये था कि प्लेटो जो है ना वो आदर्शवादी था, कल्पनाएं ज़्यादा थी, आदर्श ज़्यादा थे, लेकिन अरस्तु यथार्थवादी था, वास्तविकता में विश्वास रखता था, ये कल्पनाओं में विश्वास नहीं रखता था। तो प्लेटो आदर्शवादी था, हर आदर्श राज्य जो इसने सिद्धांत दिए थे, ज़्यादा साम्यवाद दिया था, ज़्यादा कल्पना पे आधारित थे, आदर्शों पे ज़्यादा आधारित थे। लेकिन अरस्तु जो है वो कल्पना लोकीय न होके ये यथार्थवादी था, वास्तविकता को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता था। दूसरा, आदर्श राज्य के बारे में भी प्लेटो और अरस्तु जो है दोनों ने आदर्श राज्य पे बात की थी, पर इनमें अंतर ये था कि अरस्तु का आदर्श सदैव ही संवैधानिक होता था। वो जो है दार्शनिक राजा के भी जो निरंकुश शासन है उसको स्वीकार नहीं करता था। अरस्तु जो है ना वो आदर्श राज्य की बात तो अरस्तु भी करता है, लेकिन वो जो है ना अंतिम रूप से सारी शक्ति संप्रभु कानून को बनाता है। वो कहता है कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कानून जो है वो सर्वशक्तिमान होना चाहिए, हर कोई कानून के अधीन होना चाहिए। तो आदर्श राज्य में प्लेटो जो है ना दार्शनिक राजा को प्रधान मानता था, लेकिन अरस्तु कानून को सबसे ऊपर मानता है, क्योंकि वो वही बात है कि कानून सबसे ऊपर है तो हर व्यक्ति उसके नियंत्रण में है, राजा भी जो है वो कुछ भी गलत कार्य नहीं कर पाता। लेकिन प्लेटो दार्शनिक राजा को महत्व देता है, जबकि अरस्तु जो है ना कानून को संप्रभु सर्वे सर्वा मानता है, अंतिम शक्ति कानून के पास है, न कि दार्शनिक राजा के पास। प्लेटो ने जो है वो साम्यवाद का सिद्धांत दिया था। जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लास नहीं लगाई थी तो साम्यवाद का थोड़ा सा विवरण बता दूं कि साम्यवाद में क्या था। प्लेटो ने एक संपत्ति का और एक परिवार का साम्यवाद दिया था, जिसमें यह कहता था कि शासक और सैनिक वर्ग को, तीन वर्ग बताए थे, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। तो कहता शासक और सैनिक वर्ग को संपत्ति और परिवार से वंचित कर दो, इनको ना तो संपत्ति हो इनके पास, ना इनको परिवार बनाने की इजाज़त हो। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि जब संपत्ति इनको मिलेगी या परिवार में ये रहेंगे तो ये क्या भ्रष्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएगी। परिवार होगा तो ये परिवार के लिए और ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, तो गलत तरीके अपनाएंगे। तो ऐसे ही जो है इनको संपत्ति दो ही मत, इनका खाना पीना सब वहीं राज दरबार में इनके लिए अलग से व्यवस्था हो कि सब कुछ इनको वहीं सुविधाएं मिले, तो फिर इनको पैसे की क्या जरूरत है। तो संपत्ति और परिवार का साम्यवाद दिया था, जिसमें शासक और सैनिक वर्ग के लिए इसने कहा था कि ना तो उनको संपत्ति हो और ना उनके पास परिवार हो। अगर दोनों ही चीज़ें नहीं रहेगी तो व्यक्ति क्या है, लोभी नहीं होगा, व्यक्ति किसी मतलब प्रलोभन में नहीं आएगा। जब ना हमें पैसा चाहिए ना हमारे पास परिवार है तो व्यक्ति फिर किसके लिए पैसा जोड़ेगा। पैसा भी उसको नहीं मिल रहा है, जो सब कुछ खाने पीने की जो सुविधाएं उसको वहीं मिलेंगी, तो क्या है कि व्यक्ति कभी लालच में आके दूसरे देश से नहीं मिलेगा, कोई देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा। ये उसने अपना एक साम्यवाद का सिद्धांत दिया था। लेकिन अरस्तु जो है ना वो इससे पूर्णतः असहमत था। अरस्तु कहता कि संपत्ति और परिवार जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं व्यक्ति के लिए। मनुष्य का बौद्धिक विकास जो है ना वो संपत्ति से ही
संभव है। बौद्धिक विकास रुक जाएगा, पैसा नहीं होगा, व्यक्ति के पास परिवार नहीं होगा तो व्यक्ति का जीवन ही नीरस हो जाएगा। फिर वो जी किस लिए रहा है? इसने तो राज्य फिर वो इसको एक बस राज्य को चलाने के लिए उसने बिल्कुल ही व्यक्ति का बलिदान कर दिए। व्यक्ति का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता, पैसा और परिवार दोनों ही नहीं है व्यक्ति के पास। फिर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य क्या है? वो तो दिशाहीन और लक्ष्यहीन हो गया, बस वो तो एक राज्य की कठपुतली मात्र बन के रह गया। तो अरस्तु ने इसका बड़ा आलोचना की। उसने कहा कि ऐसा करना जो है ना वो बिल्कुल ही गलत है। ये व्यक्ति का नैतिक बौद्धिक विकास परिवार संपत्ति इन्हीं से ही संभव है। इसलिए इसके पक्ष में भी ये जो है वो अब अरस्तु जो है प्लेटो से किसी भी प्रकार से सहमत नहीं था। फिर था प्लेटो जो है वो व्यक्ति को एक साधन और आदर्श राज्य को साधन मानता है। वो सिर्फ अपनी पूरी योजना में जो राज्य का विकास, राज्य की तरक्की, और उसमें अब व्यक्ति का इसने मनमाने तरीके से प्रयोग कर लिया। व्यक्ति को जैसे आया वैसे पटक दिया, ये मत दो, वो मत दो, ऐसे कराओ, ऐसी एजुकेशन दो, संपत्ति मत दो, पैसा मत दो। तो उसने जो है ना व्यक्ति को बस एक हथियार साधन सा बना दिया राज्य के लिए। राज्य को सब कुछ मान लिया और व्यक्ति को साधन मान के व्यक्ति का इसने पूरे मनमर्जी तरीके से इसका जो है वो प्रयोग कर लिया। लेकिन अरस्तु जो है ना वो उसका सारा दर्शन व्यक्ति के आसपास ही घूमता है। उसने व्यक्ति को बहुत महत्व प्रदान किया है। वो व्यक्ति को ही सर्वे सर्वा मानता था। तो इससे अरस्तु के समस्त दर्शन में व्यक्ति को जो है ना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जबकि प्लेटो के दर्शन में राज्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। व्यक्ति की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखी गई है। तो इस प्रकार जो है प्लेटो और अरस्तु के बीच में बहुत सी समानताएं थी और बहुत सी असमानताएं भी थी। प्लेटो हालांकि अरस्तु का गुरु था, लेकिन बहुत सी बातों में अरस्तु ने जो है ना प्लेटो की बातों का समर्थन नहीं किया और इसके विपक्ष में अपने अलग विचार व्यक्त किए। और प्लेटो के जो सिद्धांत इसको सही नहीं लगे उनकी भी इसने जो है ना भरसक आलोचना की। साम्यवाद की इसने बहुत आलोचना की है अरस्तु ने। तो इस प्रकार प्लेटो और अरस्तु के विचारों में इस प्रकार समानताएं और विरोध भाव थे। तो अब जो है हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत। जो ये टॉपिक जो है हम कल करेंगे कि अरस्तु दास्ता के बारे में क्या कहता है। दास्ता का बहुत बड़ा ही समर्थक था और दास प्रथा को बनाए रखने के पक्ष में था। अब दास प्रथा को क्यों बनाए रखने के पक्ष में था और इसको ऐसा क्या लगता था भी दास होने बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ आज के आधुनिक समाज में हम ये बात करते हैं कि दास्ता अभिशाप है, लेकिन अरस्तु जैसा इतना बड़ा विद्वान और ये जो है दास्ता को बनाए रखने की बात करता है। तो देखो कल हम इस बात पे चर्चा करेंगे वैसी क्या बातें थी जिनको लेकर अरस्तु ने दास्ता का बहुत समर्थन किया और दास्ता के ये पक्ष में था। बड़ा प्रश्न पूछा जाता है कि अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार बताओ। बहुत ही बढ़िया और बहुत से सिंपल पॉइंट हैं जिनको हम समझ के तैयार कर लेंगे। लगभग 15 नंबर का प्रश्न आता है बड़ा ये। तो कल जो है हम अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों पर करेंगे चर्चा। आज की क्लास जो है वो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।